हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग तुम लोगों की नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बोर्ड ने बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर जो एमसीक्यू एडेप्टेशन पैकेज दिया है उसमें क्लास 10 के गणित विषय को हल करेंगे। तुमने उस प्रश्न पत्र में देखा होगा कि गणित में कुल 35 प्रश्न हैं और हर प्रश्न जो दिया गया है वह मल्टीपल चॉइस प्रश्न है। अगर तुम्हें विषय वस्तु समझनी है ताकि इस तरह के प्रश्न अगर तुम्हें परीक्षा में दिया जाए तो तुम अपनी जानकारी के अनुसार प्रश्न को हल कर सको या उसका उत्तर दे सको, तो यह चैनल तुम्हारे लिए है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है बच्चों को हर विषय के बारे में सही जानकारी के साथ प्रश्नों का उत्तर दूं ताकि वह अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर सकें। यदि इस चैनल पर तुम पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, या इस चैनल पर पहले थे पर सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी बेहतरीन वीडियो तुम्हें इस चैनल पर मिल सके। तो चलो बिना देरी किए हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है यदि बहुपद x³ + 4x² + 4x - 3 को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसको जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि जो बहुपद है वह है fx यानी x³ + 4x² + 4x - 3। इसे यदि हम x - 1 से विभाजित करें यानी हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह 1 रख देंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 1 का क्यूब + 4 × 1 का होल स्क्वायर + 4 × 1 - 3। इसे हल करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1 + 4 + 4 - 3 यानी 6, यानी जो शेषफल है वह 6 होगा और यह आंसर है ऑप्शन सी में। प्रश्न संख्या 2 बहुपद x² + 2x - 8 के शून्य क्या है। इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए तुम जानते हो यहाँ 8 और यहाँ 1 है तो 1 और 8 को गुना करने पर हमें मिलता है 8। इसके अलावा हम अगर 4 और 2 को भी गुना करें तो हमें मिलेगा 8। हमें माइनस करके यानी घटा करके लाना है 2, तो 4 और 2 सिर्फ ये फैक्टर है जिसमें घटाकर हमें 2 मिलेगा। क्योंकि हमें घटाकर लाना है +2 तो जो बड़ी संख्या है उसमें हमने प्लस रखा, और वियोग करना है तो 4 और 2 दोनों का ही चिन्ह अलग होगा, तो अगर 4 प्लस में है तो 2 माइनस में होगा। तो हमारा पहला फैक्टर है +4 और दूसरा फैक्टर है -2। इसे हम लिख सकते हैं x² + 4x - 2x - 8। यहाँ से x कॉमन लोगे तो तुम्हें मिलेगा x + 4 और यहाँ से अगर -2 कॉमन लोगे तो तुम्हें मिलेगा x + 4, यानी तुम्हें जो गुणनखंड मिल रहा है वह है x + 4 × x - 2। इसीलिए जो बहुपद हमें दिया गया है इसके जो शून्य हैं वो क्या होंगे, होंगे -4 और 2, और यह आंसर है ऑप्शन सी में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 2x + 3y = 0 का संभावित हल क्या है। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सिर्फ ऑप्शन बी है जो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, तो संभावित हल है x = -3 y = 2। प्रश्न संख्या 4 1296 इसमें से क्या, 1296 का अगर हम खंड करें हम जानते हैं 81 यानी होता है 3 का पावर 4 और ये है 2 का पावर 4, यानी जो खंड है वह है 2 to the power 4 × 3 to the power 4 और ये है ऑप्शन सी के साथ। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5 3 शून्य 0 -1 1 वाला बहुपद क्या होगा। तो वह जो बहुपद होगा जिसका शून्य 0 -1 और 1 है वह होगा x × x + 1 × x - 1। इसे अगर गुना करोगे तो हमें मिलेगा x² - 1, हमें मिलेगा x³ - x और यह है आंसर ऑप्शन बी में। प्रश्न संख्या 6 समीकरण x² - 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति डिस्क्रिमिनेंट जो b² - 4ac के बराबर होता है उस पर निर्भर करता है। यहाँ दिए गए द्विघात समीकरण का यदि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो हमें मिलेगा -4 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 1।
यानी 16 माइनस 4 यानी कि 12, जो बड़ा है 0 से। और अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो समीकरण के जो मूल हैं वह वास्तविक और असमान होते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, 1/x माइनस 1/x इंटू एक्स माइनस 3, इस समीकरण का हल क्या होगा। यहाँ यदि हम एलसीएम लें तो हमें मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 3, और इसे हल कर तुम्हें मिलेगा x माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी हमें मिलेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 4। ये है समीकरण का हल, और यह है ऑप्शन सी के साथ। प्रश्न संख्या 8, समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। हमें दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके मूल अल्फा और बीटा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा होगा -5/3, और अल्फा बीटा का मान होगा 2/3। हमें मान निकालना है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का। इसे अगर हल करोगे तो तुम्हें मिलेगा बीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा बीटा, यानी हमें पहले बीटा माइनस अल्फा का मान चाहिए, जो यहाँ हमें नहीं दिया गया है। इसलिए हमने पहले बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर का मान निकाला। ये होगा बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये होगा -5/3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2/3। तो यहां से देख पा रहे हो तुम लोग, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ये है हमारा 1/9। तो बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, ये होगा प्लस माइनस 1/3। यहाँ अगर हम मान बैठाएं तो ये होगा प्लस माइनस 1/3 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा नीचे है और उसका मान है 2/3, तो यहाँ हमने लिखा 2 और /3 जाएगा ऊपर। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगी और हमें आंसर मिलेगा प्लस माइनस 1/2, और ये है ऑप्शन ए के साथ। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9, समीकरण ax प्लस बी इक्वल टू 0, जिसमें a और b अचर यानी कांस्टेंट संख्याएं हैं, उसका लेखा चित्र कैसा होगा। तो ध्यान दो, इसका जो लेखा चित्र होगा वह हमेशा ही y अक्ष के पैरेलल होगा, यानी y अक्ष के समानांतर होगा। प्रश्न संख्या 10, यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 है तो x का मान निकालें। हम जानते हैं दो बिंदुओं की दूरी हम लोग लिखते हैं, यहां मान बैठाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है हमें 5, यानी हमें मिलेगा 5 इज इक्वल्स टू, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 25। यहां से हमें x का मान मिलेगा प्लस -3 प्लस 3, यानी x का मान मिलेगा, अगर प्लस है मान तो 6, और अगर -3 मान है तो 0। तो जो x का मान है वह है 6 या 0, और यह है ऑप्शन ए के साथ। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, r के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों के समाधान नहीं होंगे। अब तुम जानते हो समीकरणों का समाधान कब नहीं होता है, यदि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। तो यहां हमें मिलेगा r/4 माइनस r इक्वल्स टू -3/-1। r का मान मिलेगा हमें 3। तो ये है हमारे आंसर में ऑप्शन ए के साथ। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12, यदि किसी खंभे के धरातल की छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी हो, अब मान लो ये खंभा है और उसकी ये छाया है, यदि खंभे की लंबाई h है तो छाया की लंबाई होगी √3h। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, ये है सूर्य का उन्नयन कोण, ये हमने मान लिया थीटा। अब इस त्रिभुज में ABC त्रिभुज में तुम देख पा रहे हो AB लंब है और BC आधार है। लंब और आधार में हमें संबंध बताता है tan, तो tan थीटा इक्वल टू होगा AB/BC।
1/√3 tan में 1/√3 होता है tan 30 डिग्री के साथ, यानी हमें जो थीटा का मान मिलेगा वो है 30 डिग्री, और ये है आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, यहाँ बहुत सी संख्याएं दी गई है, इन संख्याओं का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तुम जानते हो बहुलक वह संख्या होगी जो यहाँ सबसे अधिक बार आई होगी। यहाँ जो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या है वो है 4, तो इसका बहुलक है 4। प्रश्न संख्या 14, 4.5 सेंटीमीटर व्यास व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन, यहाँ चित्र में देख रहे हो, यह जो बेलन है उसका व्यास है 4.5 सेंटीमीटर और उसकी जो ऊंचाई है वह है 10 सेंटीमीटर। इसे गला करके 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाले 0.3 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, हमें यह निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक वस्तु को गलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो दोनों का आयतन समान होगा, यानी हमें सबसे पहले इस बेलन का आयतन ज्ञात करना होगा। तो चूंकि बेलन का अर्धव्यास क्या होगा बोलो तो, अर्धव्यास होगा 4.5/2। अब एक सिक्के का आयतन भी यही होगा πr²h। यहां अगर मान बैठाओ तो हमें मिलेगा पाई इंटू आर। सिक्के का अर्धव्यास होगा 1.5/2, तो इसे 2 बार हम लिखेंगे, इंटू एच है 0.2। ये है एक सिक्के का आयतन, इसीलिए कुल सिक्कों की संख्या ये क्या होगी, यहाँ देख रहे हो पाई एक दूसरे को काटेगी, इसी प्रकार ये दोनों दो भी इसे काटेगी। 1.5 4.5 को 3 बार में काटेगी, और यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो हमें मिलेगा 10, तो ये काटेगी 5 बार में, तो हमें मिलेगा 450। सिक्कों की संख्या है 450, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहरी P बिंदु से PR और PS दो स्पर्शक खींचे गए। यदि PR 8 सेंटीमीटर हो और कोण RPS 60 डिग्री हो तो RS की लंबाई क्या होगी। तो पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। इस चित्र में देखो, O केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित कोई C बिंदु P से PR और PS दो स्पर्शक खींचे गए हैं, जिसमें PR की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और हमें कोण RPS यह दिया गया है 60 डिग्री। तो हमें कह रहा है RS की लंबाई कितनी है। तो यहां देखो, अगर यह कोण 60 डिग्री है तो यह कोण कितना होगा, यह होगा 30 डिग्री। और चूंकि PR स्पर्शक है तो वह अर्धव्यास के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, जिसमें ये 30 डिग्री है, तो जो बाद बाकी बच गया वह कोण कितना होगा, यह होगा 60 डिग्री। यही बात यहाँ भी है, यह भी होगा 60 डिग्री। यानी ध्यान दो, त्रिभुज RSP में तीनों कोण 60 डिग्री है। अगर तीनों कोण 60 डिग्री हैं और उसमें से एक भुजा की लंबाई 8 है तो दूसरे की भी 8 सेंटीमीटर, और जो तीसरी भुजा है उसकी भी लंबाई 8 सेंटीमीटर ही होगी। यानी RS की जो लंबाई है वह 8 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न संख्या 16, y अक्ष के साथ सरल रेखा का कटान बिंदु। अब हम लोग जानते हैं y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यह इस समीकरण में अगर x का मान 0 रखो तो हमें मिलेगा QY = R, यानी y का मान होगा R/Q और जो x है उसका मान है 0, इसीलिए जो बिंदु है वह है 0 R/Q, और यह है ऑप्शन डी में। प्रश्न संख्या 17, किसी वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शक रेखाएं। अब मान लो यह कोई वृत्त है, इसकी जो व्यास है उसके अंत बिंदु पर हम अगर स्पर्शक खींचें तो वह स्पर्शक क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर होगी, यानी हमारा आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, यहाँ जो दिए गए तथ्य हैं उसमें से अगर 35 गायब हो तो मध्यक की वृद्धि क्या होगी। तो पहले जो दिया गया तथ्य है उसे हम देख लें। यहाँ अगर तुम गिनोगे तो हमें कुल 8 डेटा दिए गए हैं, यानी जो माध्य होगा वह 8/2 और 8/2 + 1/8 ऑब्जर्वेशन का
मीन यानी मध्यक होगा, यानी फोर्थ प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइड बाई 2। यहाँ जो चौथा टर्म है वो तुम देख रहे हो 36, और जो पांचवा टर्म है वो है 37/2, यानी ये होगा 73/2 यानी 36.5। यदि इस तथ्य से 35 गायब हो जाए तो जो दिए गए तथ्यों की संख्या है वह होगी 7। उस प्रकार से जो माध्य होगा वो होगा 7 + 1/2 यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? 1, 2, 3 और 4, ये है हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी ये होगा 37। तो मध्यक में जो वृद्धि हुई वह कितना हुई? 3। और ये है हमारा आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 19, यदि ठोस लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय शंकु और ठोस गोले की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? हमने मान लिया जो लंब वृत्तीय बेलन है उसका अर्धव्यास है r और ऊंचाई है h। शंकु के केस में भी r h, और गोले के केस में चूंकि उसकी अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों समान है और दोनों ही r ही होगी, तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, और जो गोलक है उसका आयतन होगा 4/3 पाई r²h लिख सकते हैं। इसे अगर कैंसिल करो तो हमें मिलेगा 1:1/3:4/3 यानी 3:1:4, और यह है हमारे ऑप्शन सी में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2l और आधार की त्रिज्या है r, तो उसके समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई r² प्लस पाई r इंटू तिर्यक ऊंचाई। यहाँ तिर्यक ऊंचाई है 2l, यानी यहाँ से अगर तुम पाई r कॉमन लोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा r + 2l, जो यहाँ चारों ऑप्शन में से किसी में नहीं है, यानी यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं। आंसर होगा ये। प्रश्न संख्या 21, जो दो समीकरण हमें दिए गए हैं उनका हल क्या है? समीकरण को हल करने की अलग अलग विधियां तुम्हें इस चैनल पर बताई गई हैं। मुझे आशा है तुमने उसे देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे तुम जाकर देख सकते हो। फिलहाल यहाँ जो 4 आंसर्स दिए गए हैं उसमें से जो आंसर सबसे सटीक है वह है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है? तो हमने मान लिया जो अनुपात है वो है k:1, और x अक्ष पर हम लोग जानते हैं कि y का जो मान होगा वह है 0। तो हम लोग जानेंगे 0 = k × -4 + 1 × 3 डिवाइड बाई k + 1, यानी हमें इसीलिए जो अनुपात है वह है 3:4, जो है ऑप्शन बी में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23, 3 और -1/3 मूल वाला द्विघात समीकरण क्या है? तो जिस समीकरण का एक मूल 3 है और दूसरा मूल -1/3 है वो होगा x - 3 × 3x + 1 = 0। इसे अगर गुना करोगे तो हमें मिलेगा 3x² - 8x - 3 = 0, और यह है ऑप्शन ए में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24, r इकाई त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोलक से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े ठोस शंकु का आयतन क्या होगा? किसी भी अर्धगोलक में जो सबसे बड़ा शंकु काटा जा सकता है उसका अर्धव्यास गोलक के अर्धव्यास के समान ही होगी, और हम जानते हैं अर्धगोलक का आयतन हम जानते हैं 2/3 पाई r³ बट्टा शंकु का आयतन अगर हम x मान लें तो ये होगा 2/1। इसे अगर तुम हल करो तो तुम्हें यहाँ से जो x का मान मिलेगा वो मिलेगा पाई r³/3, और यह दिया गया है ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 25,
एक नदी के किनारे स्थित एक तार के पेड़ के ठीक विपरीत दूसरी किनारे पर एक खंभा गड़ा हुआ है। नदी के किनारे उस खंभे से सीधी रेखा में 7√3 मीटर चलने पर पता चलता है कि नदी के किनारे के सापेक्ष पेड़ का निचला सिरा यदि 60 डिग्री के कोण पर स्थित हो तो नदी की चौड़ाई कितनी है। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक चित्र बना लिया। हमने मान लिया यहाँ पेड़ है और यहाँ खूंटी गड़ी हुई है। खूंटी से अगर हम 7√3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित हो, इस बिंदु के साथ ये जो कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री। ये है 60 डिग्री। तो हमें नदी की चौड़ाई निकालनी है, ये x है। तो इस त्रिभुज में तुम लोग जान रहे हो ABC त्रिभुज में AB लंब है और BC आधार है, और लंब और आधार हम जानते हैं मिलता है tan में। तो tan 60 इक्वल्स टू होगा AB बाई BC, और tan 60 का मान होता है √3। AB है x बाई ये है 7√3 यानी 21 मीटर। ये हमें मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26, ओ केंद्र वाले वृत्त का एक बाहरी बिंदु P है। OP को मिलाने के बाद P बिंदु से एक जोड़ी स्पर्शक खींचने के लिए अगला चरण क्या होगा। तुम जानते हो इस चैनल पर हमने कंस्ट्रक्शंस के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं, जिसमें वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त का स्पर्शक कैसे खींचते हैं वो भी बताया गया है। तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तुम उसे जाकर जरूर देख सकते हो। तो उस वीडियो को देखने के हिसाब से तुम अवश्य जानोगे कि तुम्हें जो सबसे पहला काम करना होगा वो होगा OP को समद्विभाजित करना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, त्रिभुज ABC में AB 9 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और CA 7.5 सेंटीमीटर, और त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC के सदृश त्रिभुज है, यानी सिमिलर है। BC और EF संगत भुजाएं हैं, जिसमें EF की जो लंबाई है वह 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज DEF की परिसीमा हमें निकालनी है। अब देखो, यदि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं तो इनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी, यानी और यह सब बराबर होगा AB। अब यहां देख रहे हो हमें BC की जो लंबाई दी है वह है 6 और EF की लंबाई हमें दी गई है 8। तो ये होगा AB प्लस BC प्लस CA यानी 9 प्लस 6 प्लस 7.5। इन तीनों को जोड़ो तो हमें मिलेगा 22.5, और DE प्लस EF प्लस DF ये है त्रिभुज, यानी हमें त्रिभुज DEF की परिसीमा 22.5 गुना 8/6। इसे अगर तुम हल करोगे 30 सेंटीमीटर। हमारा आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 28, तीन बराबर वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो तीनों वृत्तों के केंद्र बनाते हैं। यदि तीन बराबर वृत्त हैं तो उनके अर्धव्यास समान होंगे, और जो त्रिभुज बनेगा वह त्रिभुज क्या होगा, वह एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29, यदि समीकरण इसके दोनों मूल समान हो तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो यह प्रश्न तुम्हारे अपने किताब में दिया गया प्रश्न है। जो आंसर है वह है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30, त्रिभुज के अंतःवृत्त के निर्माण का पहला चरण क्या है। चैनल पर तुम्हें त्रिभुज के अंतःवृत्त बनाने का विधि बताया गया है, वहां से तुम जाकर उस वीडियो को जरूर देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और किसी भी वृत्त का अंतःवृत्त तुम आसानी से खींचना सीख सकते हो। तो यहाँ पर जो तुम्हारा आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, यानी अंतः कोणों को समविभाजित करना। सबसे पहला काम ये करना है। प्रश्न संख्या 31, त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री है। पहले हम लोगों ने चित्र बनाया त्रिभुज ABC, जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। BD लंब है AC पर। AB की लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर और BD की लंबाई है 3.8 सेंटीमीटर।
CD की लंबाई है 5.4 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई क्या होगी? इस चित्र में तुम देख सकते हो कि त्रिभुज ABC सिमिलर होगी त्रिभुज BDC के। यहाँ AB का मान है 5.7 और DB का मान है 3.8 इक्वल्स टू BC हमें पता नहीं है तो हमने x मान लिया और DC है 5.4। यहाँ अगर तुम इसे हल करो तो तुम्हें x इक्वल्स टू मिलेगा 5.7 इंटू 5.4 बाई 3.8 और इसे हल करने के बाद तुम्हें मिलेगा 8.1 और यह है ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 32, बारंबारता वंटन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। यह जो तालिका है उसका यौगिक माध्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग f(x) निकालने की कोशिश कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो कुल योग है वह है 430 और फ्रीक्वेंसी का योग हमें मिलेगा 30। तो जो मीन है, मीन होगा 430 बाई 30। हल करने पर हमें मिलेगा 43 बाई 3 और ये आंसर है ऑप्शन ए में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33, यदि बहुपद का एक गुणनखंड है x² - 1, तो x² - 1 का मतलब होता है x + 1 इंटू x - 1। इसमें यहाँ से जो शून्य हमें मिलेगा वो है x = -1। तो x = -1 अगर इस बहुपद में रखो तो इसका मान शून्य, उसे अगर तुम हल करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34, रेखाखंड AB, मान लो ये रेखाखंड है AB, उस पर कोई एक बिंदु स्थित है P, इस प्रकार कि AP = PB हो, यानी P बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AP और PB की दूरी बराबर है, यानी P क्या है? AB का मध्य बिंदु है। A का स्थानांक है 3 - 4 और B का स्थानांक है -5 2। तो P का स्थानांक क्या होगा? तो चूंकि मध्य बिंदु का जो स्थानांक होता है वो होता है x1, बैठा के रखो तो हमें मिलेगा 3 - 5/2 -4 + 2/2। इसीलिए P का स्थानांक है वो है -1 जो है ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 35, एक घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल S है। हम जानते हैं घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता है 6a² और विकर्ण की लंबाई हम लोग जानते हैं √3a। तो हमें दिया गया है S = 6a² और d का मान हमें दिया गया है √3a। यहाँ से अगर हम d² का मान निकालें तो हमें मिलेगा 3a² और यहाँ 6a² को हम लिख सकते हैं 2 × 3a²। 3a² का मान है d², यहाँ से देख पा रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 × d², यानी 2d² = s। ये है हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए में। तो ये ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। इस प्रकार हम लोग प्रश्न के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। मुझे आशा है तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करते जाओ, कुछ कहना चाहते हो कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।